शुरू कर रहे हैं मैथ्स क्लास। एग्जाम्पल 4 तक हम कर चुके थे, एग्जाम्पल 5 और 6 बाकी है। ठीक है, निकाल लो एग्जाम्पल 5, रीड कर रहा हूं मैं। द टोटल कॉस्ट C ब्रैकेट X, टोटल कॉस्ट C ब्रैकेट X in rupees associated with production of X units of item is given by X क्या है? Production of item। तुम्हारे ध्यान हो गए थे 7 तक फिर क्लास में। इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी एक इक्वेशन गिवन है 0.05 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000 सॉरी। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, निकालना है मार्जिनल कॉस्ट MC व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, प्रोडक्शन ऑफ आइटम यानी ये यूनिट्स है। तो x की वैल्यू इंस्टेंटेनियस गिवन है 3 यूनिट्स, पर मार्जिनल कॉस्ट निकालते कैसे वो पता ही नहीं है हमें। मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, तो यूनिट्स है x। ठीक है, वेयर मार्जिनल कॉस्ट, बाय मार्जिनल कॉस्ट वी मीन दैट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट पर यूनिट x। यानी मार्जिनल कॉस्ट क्या है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव होगा मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? तो सिंपल क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दो। कैसे करेंगे? 0.005 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0.02 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 30 इंटू 1 और आगे 0 हो जाएगा भाई तो डेरिवेटिव, है ना? तो क्या आंसर आ गया? 0.015 हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 एक्स प्लस 30। अब मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है, और मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स की इंस्टेंटेनियस वैल्यू गिवन है 3, यहां पर कर दो, आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू। ठीक है, इजी, क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 6। The total revenue in rupees received from sale of X units of a product is given by, तो X यहां पर वही सेम चीज यूनिट्स है। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, टोटल रेवेन्यू गिवन है। फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू भी वही होता है जो टोटल रेवेन्यू, जो लास्ट टाइम था। मार्जिनल रेवेन्यू इज डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू। ठीक है ना, जैसे मार्जिनल कॉस्ट डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट था, ऐसी मार्जिनल रेवेन्यू डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू है। व्हेन x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू 5 गिवन है, तो निकाले डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा? 6x प्लस 36, यहां पर x की वैल्यू 5 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, इजी क्वेश्चन, आगे करें तब ठीक है, बंद करूं ऐसी। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मनीषा 7 तक हो गया था ना, तो 8 करते हैं अब। तुमने सबने आंसर चेक कर लिया ना गौतम 7 तक के? ठीक है, क्वेश्चन 8। अ बैलून व्हाइल ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, बैलून में हवा डाल रहे हैं, इन्फ्लेशन का मतलब बैलून में हवा डाल रहे हैं, तो बैलून का स्फेरिकल पार्ट इंक्रीज करेगा, यही होता है, यही होता है। तो यानी बैलून का स्फेयर इंक्रीज कर रहा है, यानी बैलून की वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, और वॉल्यूम किस पे डिपेंड करती है? बैलून की रेडियस पे। अभी देखो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं हमने, तभी हम ये इमेजिन कर पा रहे हैं। बैलून यानी स्फेयर, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है अगर हम उसको इन्फ्लेट कर रहे हैं तो, और वॉल्यूम किसकी वजह से इंक्रीज करती है? रेडियस की वजह से, तो नहीं रेडियस भी बढ़ रहा होगा। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, ऑब्वियसली रेडियस बढ़ रहा है तभी तो वेरिएबल है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज, रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, यानी हमें क्या निकालना है? डीवी, पर किसके साथ? टाइम के साथ या रेडियस के साथ? फाइंड रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, तो डीवी बाय डी आर। समझ आ गया? ठीक है, व्हेन रेडियस, व्हेन द लैटर इज मतलब रेडियस की वैल्यू गिवन है इंस्टेंटेनियस 10 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बिल्कुल सही, 4/3 पाई आर क्यूब, तो डीवी बाय डी आर 4/3 पाई इंटू 3 आर स्क्वायर, और आर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू आर ही कर रहे हैं।
इस बार आर का डेरिवेटिव dr बाय dt नहीं होगा। अब यहां पर आर की वैल्यू पुट कर दो, गिवन है आर की वैल्यू 400 पाई। यूनिट क्या रहेगा, यूनिट ऊपर क्या है वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब, नीचे सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन इजी था इनफैक्ट। क्वेश्चन 9, अ बैलून, सॉरी हाँ 9 भी बैलून का ही है। अच्छा मैंने 9 करवा दिया अभी तुमको, अरे यार सॉरी, ये क्वेश्चन 9 था। क्वेश्चन 9 फिर इजी हुआ। क्वेश्चन 8 करते हैं अब। क्वेश्चन 8, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। अरे यार कर क्या दिया ये। क्वेश्चन 9 आधा रीड करा मैंने, क्वेश्चन 8 आधा रीड करा। चलो 9, वो पिछला क्वेश्चन तो 9 था, ये तो कंफर्म है, 9 ही करा मैंने पिछला वाला तो। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, क्वेश्चन 8 पढ़ रहा हूं मैं, 8 अब। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 9 cubic centimeter of gas per second। 9 cubic centimeter, तो 900 cubic centimeter यानी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये क्या गिवन है, d वॉल्यूम बाय dt, वॉल्यूम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज पर सेकेंड गिवन है। फाइंड रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस। अब रेडियस का इंक्रीज निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालूं, ऊपर क्या है टाइम, तो नीचे भी टाइम रहेगा, dr बाय dt की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और क्या बोला हुआ है, एक इंस्टेंट पे जो रेडियस की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। तो बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं dv बाय dt, इस बार विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं। 4/3 पाई कांस्टेंट, इसका 3r स्क्वायर, और dr का इसका डेरिवेटिव इस बार 1 नहीं होगा, dr बाय dt होगा। इसकी वैल्यू पता है, पाई को सॉल्व मत करो, पाई को पाई रहने दिया करो। r की वैल्यू पता है तो dr बाय dt आ जाएगा, ये वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। dv बाय dt की वैल्यू है 900 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, ये पूरी चीज वहां जाकर डिवाइड हो जाएगी 900 से। 4 पाई इंटू आर स्क्वायर 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू dr बाय dt। अब सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, अब 10th करते हैं। A ladder 5 meter long is leaning against a wall। ये वॉल है और लैडर जो है वो 5 मीटर लॉन्ग है एंड इट इज लीनिंग अगेंस्ट दी वॉल। ऐसी लैडर लीन करती है वॉल के अगेंस्ट। चीजों को इमेजिन करना भी पड़ेगा इन चैप्टर्स में, जो आगे के एप्लीकेशन चैप्टर होते हैं। द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। अब जो लैडर का बॉटम है उसको हम ग्राउंड से दूर लेके जा रहे हैं, अवे फ्रॉम दी वॉल, वॉल से दूर लेके जा रहे हैं, है ना, समझ आया? एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या गिवन है, सेंटीमीटर यानी डिस्टेंस, पर सेकेंड मतलब टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का डेरिवेटिव गिवन है ना। तो एक काम करते हैं, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं x, और जिस डिस्टेंस से ये x क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो होगा dx बाय dt, क्योंकि लैडर को जब हम पुल कर रहे हैं तो ये वाला डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। एक बार दोबारा क्वेश्चन पे रीड कर रहा हूं। अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी ये जो इसकी, अब इसको इमेजिन करो कि लैडर अभी यहां पर है, लैडर अभी यहां पर है, लैडर अभी यहां पर है। तो जैसे जैसे लैडर पीछे जा रही है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा है, एक्स बढ़ नहीं रहा, बढ़ रहा है ना। लैडर पहले यहां पर थी, एक्स इतना था, फिर लैडर x इतना हुआ, फिर x इतना हुआ, फिर x इतना हो गया, तो x बढ़ रहा है, यानी dx बाय dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ आया? हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। अब मैंने यहां पर फिगर गलत बना दी। अगर लैडर ऐसे है तो इसकी फिगर ऐसे होगी। देखो ना, इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। मान लेते पहले लैडर ऐसे थी, फिर लैडर ऐसे हुई, फिर लैडर ऐसे हुई, फिर लैडर ऐसे हो गई। समझ आ गया? तो अगर इसका लैडर का x बढ़ रहा है तो हाइट कम हो रही है, कम हो रही है ना हाइट। पहले हाइट इतनी थी, लैडर की पूरी हाइट थी, फिर हाइट इतनी हो गई, अब फिर हाइट इतनी हो गई, तो हाइट कम हो रही है। वही निकालना है, बोलेगा क्या है, फाइंड द डिक्रीज इन हाइट ऑफ द लैडर, हाइट ऑफ द वॉल जो डिक्रीज हो रही है।
जब लैडर मूव कर रही है वे, तो dh by dt निकालना है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, जब एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन होती है तो वो इंस्टेंट की वैल्यू होती है। एक काम करते हैं, एक इंस्टेंट है जब लैडर 4 मीटर अवे थी वॉल से, तो ये पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो गई। जब लैडर वॉल से 4 मीटर अवे थी, लैडर की लेंथ तो सेम ही रहेगी ना 5 मीटर, वो तो चेंज नहीं होने वाली। पहले लैडर यहां थी, पहले लैडर यहां थी, फिर लैडर यहां पर आई, फिर लैडर यहां पर आ गई। ठीक है, तो एक इंस्टेंट पे जब लैडर 4 मीटर अवे है फ्रॉम दी वॉल, तो उस इंस्टेंट पे ये बन जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये 3 हो जाएगा। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हाइट की वैल्यू 3 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी एक इंस्टेंट पे। पाइथागोरस थ्योरम। और वैसे क्या है, वैसे हमारा क्या है फिगर, वैसे ये है कि लैडर ये है 5 मीटर, ये डिस्टेंस x मीटर है, ये डिस्टेंस h मीटर्स है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप डेरिवेटिव लगाना है। अब पॉइंट याद है, डेरिवेटिव लगाएगा इसका। डेरिवेटिव तो एक इक्वेशन का होता है ना। क्या तुम्हें कोई इक्वेशन दिखाई दे रही है अभी तक? dh by dt की वैल्यू निकालनी है, dx by dt की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी बहुत, डिक्रीज कर रहा है। और dx by dt क्या है? लैडर का लेंथ जो x वॉल से ग्राउंड का लेंथ जो इंक्रीज कर रहा था। पर इक्वेशन तो बनी नहीं, पर इक्वेशन यहां से बना सकते हैं। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे लैडर की x डिस्टेंस रहा होगा और h हाइट रही होगी। पाइथागोरस थ्योरम। अब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करते हैं। कैसे करेंगे? 2h डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है? टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहां पर पहले पावर का डेरिवेटिव हो 2h इंटू dh by dt प्लस 2x इंटू dx by dt इज इक्वल टू 0। 25 कांस्टेंट है 0। अब h की वैल्यू पता है हमें इंस्टेंट पे, x की वैल्यू पता है हमें इंस्टेंट पे। ये रही इंस्टेंट पे वैल्यू h की, इंस्टेंट पे वैल्यू x की। 4 और 3 पुट कर देते हैं यहां पर। फिर 2 इंटू h की वैल्यू कितनी थी? 3 है ना। और dh by dt ये तो निकालना है, इसको तो निकालना है, इसको पुट नहीं कर सकते। प्लस 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है? 4 है। इंटू dx by dt, ये तो गिवन था ना dx by dt। कितना गिवन था dx by dt? 2। समझ आ गया? तो यहां पर 2 पुट कर दो, इक्वल टू 0। अब dh by dt निकल जाएगा, 6 dh by dt प्लस 16 इक्वल टू 0। तो dh by dt की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव में आ रही है, अपने आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आ गई है ना। सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन ये वाला? गौतम क्लियर है? क्लियर है? ये लिख लो, अभी सारा टॉपिक लिख लो पहले तो, उसके बाद आगे के क्वेश्चन खुद से ट्राई करो पहले सब बच्चे। और जिनका हो चुका 10 तक वो आगे करें, 12 तक हो चुका वो आगे करें। फिर टोटल 18 क्वेश्चन है ना, 18 है, चेक करो। तुम फिर अपना कंटिन्यू करो, हम भी यहाँ कर रहे हैं हमारे क्वेश्चंस। करें स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका है, अब 11 देखो। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2। एक पार्टिकल है जो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। पॉइंट्स ऑन द कर्व, मान लो ऐसा कोई कर्व होगा, ऐसा कोई कर्व होगा, मान लेते हैं। कर्व तो कुछ भी हो सकता है, ग्राफ। मैंने कौन सा सही बनाया है? कोई भी ग्राफ कर्व हो सकता है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर पॉइंट निकालना। पॉइंट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट x, y। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट x, y। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। पॉइंट बोला, पॉइंट्स बोला है, चेक करो। पॉइंट बोला है, पॉइंट्स। पॉइंट्स मतलब हो सकते हैं 2 पॉइंट्स हो या 3 पॉइंट्स हो, एक पॉइंट नहीं होगा, प्लूरल है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। फास्ट स्लो का मतलब, फास्ट और स्लो का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। ऐसा पॉइंट निकालो या पॉइंट्स निकालो at which
द रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को करो, बिकॉज फास्ट और स्लो, फास्ट का मतलब टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज मतलब इक्वल टू 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। क्या करें हम, ऊपर वाली इक्वेशन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करें, चलो डेरिवेटिव 6 इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 0। कैसे करा, 6 एज इट इज, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी टी विद टू टाइम कर रहे हैं, ये पावर वाला रूल लगा, पावर नहीं चाहिए, पावर एक कम हुई, उसके बाद x का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 8 डी एक्स बाई डी टी, तो यहां पर डी वाई बाई डी टी की वैल्यू पुट करते हैं 8 डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। समझ आ गया। अभी डी एक्स बाई डी टी से कट सकता है, बाद में डिवाइड हो जाएगा, कट सकता है ऐसे। ये कितना हो गया 48, ये कितना है 3, 48 बाई 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कितना हुआ 16, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 4, रूट लेते तो प्लस माइनस दोनों लेते, पता है ये चीज। तो x के दो वैल्यू आ रही है, क्या बोला था कोऑर्डिनेट निकालो, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है x और y, x की दो वैल्यू आ रही है तो फिर अब पुट कर दो ये x की वैल्यू यहां पर इसमें कर्व में, क्योंकि पॉइंट तो कर्व पे ही आ रहा है ना, तो वैल्यू कहां पुट करेंगे कर्व में, तो x की वैल्यू +4 पुट करो कर्व में, y निकल जाएगा, फिर x की वैल्यू -4 पुट करो कर्व में, फिर y निकल जाएगा। 2x की वजह से 2y आएंगे, तो दोनों कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में लिखोगे, x फॉर्म में y फॉर्म में, फिर क्वेश्चन खत्म, ठीक है। क्लियर हो गया ये, ठीक है। लिख लो, एक ही करके करते हैं, फिर अब ऐसा कर लेते हैं, बस सॉल्यूशन निकालना पूरा, फिर अब इसको छोड़ना मत और आंसर चेक करना पीछे से, आधा तो आगे का पार्ट तो अपने आप कर लोगे ना। अब आगे देखो, फिर अब ये क्वेश्चन कौन सा था 11, अब 12th, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एयर बबल स्फेरिकल शेप में होता है और रेडियस का इंक्रीज गिवन है, वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेडियस बबल स्फेरिकल शेप में होता है ना, रेडियस बबल इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग। ये तो इजी था, ये तो कर सकते थे, बताओ मनीषा, ये तो इजी था। अब करना नहीं चाहते वो अलग बात है। इस पे निकालो, व्हेन रेडियस की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होती है स्फेरिकल की, dv by dt 4/3 पाई 3r स्क्वायर इंटू dr by dt। dv by dt निकालना है, सीधे कट गया, 4 पाई इंटू रेडियस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और dr by dt की वैल्यू कितनी गिवन है 1/2, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अपने आप ट्राई करो ना, कॉपी पेस्ट ना करना सबने। नेक्स्ट बताओ, 2 घंटे की क्लास है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक भी खत्म करेंगे आज, जितना हो सकता है। चैप्टर वैसे लेंथी है ये। हो गया क्वेश्चन, हो गया सिया, नेक्स्ट करवाओ फिर। अब क्वेश्चन 13, a balloon which always remains spherical has a variable diameter। डायमीटर गिवन है बैलून की 2x + 1, तो रेडियस क्या हो जाएगा 3/4, रेडियस जो होता है हाफ ऑफ द डायमीटर का, 1/2 से डिवाइड कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यानी dv बाय विद रिस्पेक्ट टू x बोला ना, तो dv बाय dx निकालना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, dv बाय dx, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x यानी dv बाय dx। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई, रेडियस की वैल्यू क्या है 3/4 2x + 1 होल क्यूब, रेडियस का क्यूब यही होगा ना फिर। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, कैसे करेंगे डेरिवेटिव, पहले ना इसको होल क्यूब कर देते हैं, एक काम करते हैं, देखो 4/3 पाई इंटू 27/64 इंटू 2x + 3 + 1 का होल क्यूब। इसका क्यूब नहीं कर रहा मैं, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 16। अभी वॉल्यूम निकालिए, अभी तक हमने डेरिवेटिव चालू नहीं करा,
तो वॉल्यूम क्या आ गई 9 पाई बाय 16 इंटू 2x प्लस 1 का होल क्यूब। मैं इसका डेरिवेटिव पता है क्यों नहीं कर रहा, मतलब इसका मैं होल क्यूब क्यों नहीं कर रहा, ओपन नहीं कर रहा इसको मैं, क्योंकि बिना उसके डेरिवेटिव करना ज्यादा इजी रहेगा। dv बाई dx चालू करें डेरिवेटिव, ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव पावर नीचे आ जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी, यही होता है। उसके बाद अब ब्रैकेट के अंदर का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। फाइनल आंसर क्या आ गया 9 पाई बाय 16 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ आया? ये जो 2 इंटू 1 है ये बाहर आ गया ना 2, अब 2 से कट रही है तो 27 पाई बाय 8। क्या आंसर आ गया 27 पाई बाय 8 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये डेरिवेटिव है वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू x, स्फेयर की, बैलून की। ठीक है, समझ आ गया? ओके, अब आगे देखो क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 देखो, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second। सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम। तो मान लो ये पाइप है एक, तो इसकी एक पाइप से सैंड गिर रही है, कितनी गिर रही है, किस हिसाब से गिर रही है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज द रेट एंड रेंज ऑफ पोरिंग ऑफ सैंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन। अब जो सैंड नीचे गिर रही है वो कोन फॉर्म कर देती है। हो सकता है ना ऐसे, सैंड जो नीचे गिर रही है वो कोन फॉर्म कर रही है। तो फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस। इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस। ठीक है, हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस। मतलब कोन की हाइट बढ़ रही होगी ना। देखो जब जैसे जैसे सैंड पोर हो रही है, इमेजिन करो कोन धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोन की हाइट बढ़ रही है, कोन का रेडियस भी बढ़ रहा है, पर उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हमेशा 1/6 ही रहता है। यानी हाइट जो कोन की है वो रेडियस से 1/6 टाइम छोटी रहती है। राइट, क्लियर? हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अगर हाइट की वैल्यू पर्टिकुलर इंस्टेंट में 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, निकाल लेंगे यहां से, कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यूज गिवन है इंस्टेंट की गिवन है, इंस्टेंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग। तो हमें निकालना है dh बाय dt निकालना है। कैसे निकाले, इक्वेशन चाहिए होगी, इक्वेशन तो है ही नहीं, इक्वेशन तो है ही नहीं ना। अगर तुम बोलो ये वाली इक्वेशन है तो मुझे लगता है ये वाली इक्वेशन तो है, सही कह रहे हो, ये इक्वेशन सही मान सकते हो, गलत नहीं है ये इक्वेशन। इसको भी डेरिवेटिव करेंगे, ऐसा नहीं है, बट इससे कुछ आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा इससे, dh बाय dt निकालना है, ये एक इक्वेशन है, डेरिवेटिव करते हैं। h इज इक्वल टू 1/6 इंटू r, dh बाय dt इज इक्वल टू 1/6 इंटू dr बाय dt। इससे क्या आएगा, हमें dh बाय dt निकालना है, हमें dr बाय dt की वैल्यू नहीं पता, तो क्या ही आ जाएगा इससे, कुछ आएगा इससे, नहीं आ पाएगा। बट हमें एक चीज और भी तो गिवन है, क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है किसकी, ये वॉल्यूम किसकी है, ये वॉल्यूम है जो पाइप से सैंड गिर रही है उसकी। या फिर ये मान सकते हैं पाइप की वॉल्यूम है, ये भी तो मान सकते हो ये पाइप की वॉल्यूम ही तो कोन की वॉल्यूम में कन्वर्ट हो रही है, तो ये वॉल्यूम कोन की है। आया समझ, सैंड जो है उसी वॉल्यूम से तो कोन बना, तो कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv बाय dt वैल्यू गिवन है 12, dv बाय dt इसकी वैल्यू 12 है, डेरिवेटिव चालू करें 1/3 पाई एज इट इज। इनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल है ना, करे चालू। पहले r का डेरिवेटिव 2r इंटू dr बाय dt और h एज इट इज, प्लस h का डेरिवेटिव dh बाय dt इंटू r स्क्वायर एज इट इज। इसकी वैल्यू कितनी है 12,
3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 हो जाएगा। पाई इंस्टेंटेनियस आर और इंस्टेंटेनियस एस की वैल्यू पता है हमें, इंस्टेंटेनियस रेडियस, इंस्टेंटेनियस एच, इंस्टेंटेनियस एच 4, इंस्टेंटेनियस रेडियस 24, तो 2 इंटू रेडियस कितना था 24 ना, 48 dr बाई dt, h कितना है 4, h 4 था, प्लस dh बाई dt की वैल्यू नहीं पता, और इंस्टेंटेनियस रेडियस कितना है 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है ये बहुत, निकालना dh बाई dt है, निकालना dh बाई dt है ना, और सिंप्लीफाई हो रहा है ये 36 इज इक्वल टू पाई 48 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 192 dr बाई dt प्लस 576 dh बाई dt, निकालना dh बाई dt है, इससे निकलेगा dh बाई dt नहीं, एक इक्वेशन है दो अननोन वेरिएबल, मैथ्स का एक रूल होता है जितनी इक्वेशन होनी चाहिए उतने अननोन वेरिएबल होने चाहिए, ये एक इक्वेशन यहाँ पर दो अननोन वेरिएबल dr बाई dt पे अननोन, dh बाई dt पे अननोन, पर एक और इक्वेशन भी तो है हमारे पास, ये रही dr बाई dt और dh बाई dt की, dh बाई dt इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स dr बाई dt, यहां से मैं वैल्यू निकाल सकता हूं dr बाई dt की, कैसे हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो dr बाई dt की वैल्यू है ये पुट कर दो ऊपर, 36 इक्वल टू पाई 192 और dr बाई dt की वैल्यू 6 dh बाई dt प्लस 576 dh बाई dt, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दिया ना, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इसके अंदर, अब 6 मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 6 to the 12, 6 9 the 54 plus 155, 6 1 6 11, 1152 dh by dt plus 576 dh by dt, ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, dh by dt कॉमन है, नंबर से नंबर ऐड हो जाएगा, 1152 प्लस 576 कितना हुआ 1728 है ना, 36 इक्वल टू पाई 1728 dh बाई dt, अब क्या करेंगे ये 1728 और पाई वाला डिवाइड हो जाएगा, ये कट रहे हैं 6 से काट रहा हूं, 6 से 6 6 टेबल में 6 12 कितना बचा 5 बचा है ना, 6 टेबल में 48 आता है, 6 8 का 48, सही कर रहे हैं ना, कितना बचा 4 बचा, 6 7 का नहीं 4 बचा 48, फिर से 8 आ जाएगा, अब कट रहा है और दोबारा, क्या 6 से कट रहा है पूरा, 6 4 24 8, तो 1 बाय पाई इंटू 48, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ दी कोन, चेक करो आंसर, ये क्वेश्चन समझ आ गया ऋषभ, तुम्हारा हो गया था ना, हाँ कर सकते हैं, वो भी सही है, चलेगा, नहीं आ रहा, r की वैल्यू 6h, r की वैल्यू 6h, तुमने r की वैल्यू वैसे r की वैल्यू निकाली नहीं क्या, जो मैंने निकाली थी इंस्टेंटेनियस से, यस सर उसे निकाली, नहीं एक बार वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी r की, चाहे इन टर्म्स ऑफ h निकालो पर h की वैल्यू निकाल पुट कर दो, फिर सर इक्वेशन को डेरिवेटिव कर रहे थे तो 2r आ रहा था हमारा, तो आपके r बच रहा था तो उसके बाद डेरिवेटिव करना था, उसकी जगह मैंने 6x का डेरिवेटिव कर दिया, हाँ वो सही है, गलत नहीं है, मुझे नहीं लगता वो गलत है, तुम सॉल्यूशन भेजो अपना, दादो को गलती करी होगी, गौतम समझ आया, ये लिख लो, अब इसके आगे का क्वेश्चन बहुत इजी है, वो अपने आप ही करोगे, आगे का क्वेश्चन क्या है
वही टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। और एमसीक्यू भी है, वो भी अपने आप करना। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, इसके आगे के क्वेश्चन 3-4 है, वो बहुत इजी है, मार्जिनल कॉस्ट वाले, वो अपने आप करोगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखो ध्यान से, सेकंड एक्सरसाइज का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। पहले तो समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं इस तरीके से, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। जो मैंने ग्राफ बनाया इस तरीके से, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी ये इंक्रीज कर रहा है। ये पहाड़ की तरफ चढ़े जा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन को इस तरीके से देखता है, ठीक है। क्लियर हो गया। और ऐसा फंक्शन जो ना ही इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, ऐसा फंक्शन जो ना ही इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, उससे वो कैसे देखेगा? इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, तो ये दोनों ही हो जा रहा है। तो इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। कोई एक चीज तो नहीं है ना। डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन का मतलब वाई एक्सेस, फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू रही होगी वाई की, और ये एक्स एक्सेस, ठीक है। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड द इंटरवल। इंटरवल तुम्हें याद है चैप्टर 6 11th क्लास लीनियर इनइक्वालिटीज करा था। लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर याद है। जैसे अगर मैं बोलूं x इज ग्रेटर देन 2, तो इसका इंटरवल क्या होगा? 2 से इंफिनिटी। कर सकते हैं ना, ये याद है ना ये। और अगर मैं बोलूं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 का स्क्वायर ब्रैकेट और इंफिनिटी। अगर मैं बोलूं x ग्रेटर देन 1 लेस देन 5, वो भी इक्वल टू में, तो 1 से 5। याद है ना, सेट चैप्टर में भी पढ़ते थे हम ये, और लीनियर इनइक्वालिटी में भी आता था, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन दिया होगा तुम्हें, ठीक है। क्या गिवन होगा क्वेश्चन? फंक्शन गिवन है, फाइंड इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फाइंड इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। समझ आया? फाइंड इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो जो फंक्शन है ना, देखो बहुत सारे तरीके के फंक्शंस होते हैं। एक तो होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, अलजेब्रिक इक्वेशन, ax² bx, यानी अलजेब्रा की जो इक्वेशन होती है x की टर्म्स में, ठीक है। एक होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्री में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अलग तरीके से देखा जाता है, पॉलिनोमियल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अलग तरीके से देखा जाएगा। फिर आता है लॉग, फिर लॉग के क्वेश्चन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अलग तरीके से देखा जाएगा। फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर लॉग पॉलिनोमियल ट्रिगो मिक्स हो गए, फिर अलग तरीके से इंटीग्रेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखा जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में टाइम लगेगा। पहले हम पॉलिनोमियल्स के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझेंगे, 2-3 क्वेश्चंस आज हम पॉलिनोमियल का करेंगे बस। फिर नेक्स्ट क्लास में ट्रिगो का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन समझेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। फिर अगली क्लास में लॉग का करेंगे क्वेश्चंस, फिर उसकी अगली क्लास में मिक्स करके क्वेश्चंस कर लेंगे। टोटल 4-5 क्लास जाएगी एक टॉपिक यानी एक एक्सरसाइज, ठीक है। आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, यानी एक अलजेब्राइक फंक्शन होगा सिर्फ, जिसका हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है कि फाइंड इंटरवल। इंटरवल का मतलब x का इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या होता है? x का। ये जो मैंने यहां पर इंटरवल बनाए थे ना, वो x के थे, यानी x की वैल्यू उसके बीच में इंक्रीज डिक्रीज कर रही है। हमने x ही बताया था ना, यहां पर लिखा x ही था ना यहां पर पहले। अब ऐसे क्वेश्चन करते कैसे है, पॉलिनोमियल की मैं तुमको स्टेप्स लिखवाऊंगा प्रॉपरली, और वो तुम स्टेप्स फॉलो करोगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। ऐसी ट्रिग्नोमेट्री जब आएगा तो उसके स्टेप्स लिखवाऊंगा, वो फॉलो करोगे, अपने आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में मैं स्टेप्स लिखवाऊंगा, स्टेप्स को फॉलो करो, आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात।
शुरू करते हैं स्टेप्स। फंक्शन गिवन है, पहला स्टेप फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। फाइंड डेरिवेटिव, फंक्शन डेरिवेटिव निकालना है। क्लियर? उसके बाद मेक कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, मेक कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म पॉजिटिव इफ रिक्वायर्ड। मान लो तुमने डेरिवेटिव कर दिया और फर्स्ट टर्म, यानी जब भी हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे एक बात सुनो, मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, यहां पर बोर्ड पे देखो 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। तो ये प्रॉपर फॉर्म नहीं है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने की। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पावर ऑफ वेरिएबल माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, क्लियर? जहां पर पहली वाली टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसे? कॉमन लेकर, माइनस कॉमन ले लो, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। अगर फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है तो उसको पॉजिटिव बनाओ। तभी मैंने लिखा इफ रिक्वायर्ड। इफ रिक्वायर्ड मतलब क्या पता हो पॉजिटिव, फिर तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? थर्ड, फैक्टराइज एफ डैश एक्स। बचपन में सीखते थे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए क्या लगती है? आइडेंटिटीज। 9th क्लास की पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी लगती है। क्यों है 12th की मैथ्स डिफिकल्ट? बिकॉज वो सारी मैथ्स पूछ लेते पिछले की। 9th क्लास की पॉलिनोमियल की आइडेंटिटीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कुछ फंक्शन बन रहा है, फैक्टराइज करो, a प्लस बी, a माइनस बी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, स्प्लिटिंग टर्म से फैक्टराइज करो। क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइज सीखा था 9th क्लास में, 10th क्लास में। हिडन ट्रायल मेथड याद है? लॉन्ग डिवीजन, वो भी आ सकता है। फैक्टराइज करना है, किसी भी तरीके से करो। तभी 9th क्लास में जब ये हिडन, तुम्हें याद होगा, तुम्हें तो चलो पता नहीं, 4 साल पहले तो कोविड नहीं था ना तुम्हारे के। तुम 9th क्लास में कौन सी क्लास में थे, कौन से ईयर में थे? ऐसे तो नहीं हो सकता, 4 साल पहले तो आया था कोविड, खत्म हो गई थी। 8th क्लास में तुम्हारा कोविड वाला सिचुएशन स्टार्ट हुआ था, है ना? तो 9th क्लास में तुम्हें याद होगा एक क्यूबिक इक्वेशन कैंसिल हुई थी। क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना कैंसिल हुआ था, याद है ये चीज? लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड। पर वो करवाना जरूरी है, अब काम आएगा ना वो, और वो इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। फिर कौन करेगा, कैसे करेंगे? या तो सीखो दोबारा। अब जैसे सक्षम है उसकी क्लास में कैंसर है ये, पर करवाया मैंने क्योंकि मुझे पता आगे काम आएगा कभी ना कभी। याद नहीं है तो फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने किसी भी तरीके से फैक्टराइज हो सकता है। अभी मैं पॉलिनोमियल की बात करूं तो पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, कोई भी तरीका होता है फैक्टराइज करने का। फैक्टराइज करना है। अब इसके आगे की चीज ना मैं लिखवाता हूं, जरा एक बार तुम लिख लो, सारा टॉपिक लिख लो पहले, अभी खत्म नहीं हो, स्टेप्स चलेंगे, स्टेप्स खत्म नहीं हुए अभी। अब जब हमने फैक्टराइज कर दिया एफ डैश एक्स को, यहां तक क्लियर है हमें? अब आगे क्या करना है, आगे पे ध्यान देना। अब स्टेप्स खत्म नहीं हुए, स्टेप्स चल रहे हैं। फैक्टराइज करने के बाद फॉर इंक्रीजिंग के केस में पुट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि जो हमारा फैक्टराइज वाला एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, मान लेते हैं जो एफ डैश एक्स के फैक्टर्स बने हमारे, मान लेते हैं जो एफ डैश एक्स के हमारे फैक्टर्स बने वो 2 हैं, a इंटू बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 2 फैक्टर मल्टीप्लीकेशन में ग्रेटर देन 0। अब तुम मुझे नॉर्मल सी चीज बताओ, अगर 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही है और वो उनका मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 होगा एंड ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, तभी पॉसिबल है। मतलब अगर 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही है जैसे 5 और 7, तो 5 भी ग्रेटर देन 0, 7 भी ग्रेटर देन 0, तभी उनका मल्टीप्लिकेशन भी ग्रेटर देन 0 आएगा। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों नेगेटिव हो, -5 -7, आंसर इज +35। दोनों पॉजिटिव तब ग्रेटर देन 0 या दोनों नेगेटिव तब ग्रेटर देन 0। तो ये इंक्रीजिंग का हो गया। अब हम डिक्रीजिंग का निकालेंगे। मान लेते 2 फैक्टर है, डिक्रीजिंग में पुट करना पड़ेगा एफ डैश एक्स को लेस देन 0। समझ आ जाएगा, बहुत इजी है। पुट एफ डैश एक्स लेस देन 0, समझ आ गया डिक्रीजिंग के लिए। अब मान लेते 2 फैक्टर है, a इंटू बी लेस देन 0, तो इसमें a लेस देन 0, b शुड बी ग्रेटर देन 0। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव।
आई बात समझ? ये होगा ना, या फिर a ग्रेटर देन 0 b लेस देन 0। आई बात समझ? एक नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव, तभी तो वो आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्वेश्चन करें अब, स्टेप्स खत्म है, करें क्वेश्चंस। ये स्टेप्स लिख लेना अभी, पहले क्वेश्चन में दे रहा हूं, क्वेश्चन के लिए ज्यादा लिखना, तुम्हें अभी लिखना पड़ेगा ये स्टेप, क्योंकि ना अभी लिख लो ये स्टेप, क्योंकि अभी पेज खत्म हो चुके हैं, मुझे दूसरी शीट निकालनी पड़ेगी। तो पहले स्टेप्स लिख लो ये वाले, फिर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट शीट में करते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, देखने में ध्यान से, पॉलिनोमियल का ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। Find intervals in which function f of x is equal to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30 is increasing and decreasing। इंटरवल निकालना कि किस इंटरवल में ये वाला फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में ये वाला फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। शुरू करें, ठीक है। अब स्टेप्स याद करो, तुमने लिखे हुए स्टेप्स, बताओ पहला स्टेप क्या है, कि फंक्शन गिवन होगा। दूसरा स्टेप क्या है, डेरिवेटिव करो फंक्शन का। करें स्टार्ट, f डैश x 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 और 30 का 0 हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म का पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव है तो जरूरत नहीं बनाने की। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फैक्टराइज। 12 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस कितना हो जाएगा 6। अब अंदर भी फैक्टराइज हो रहा है, कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्या बनेगा -3 और +2, -3x + 2x -6। x कॉमन आ गया, x -3, 2 कॉमन आ गया, x -3, 12x + 2 x -3। क्लियर है? अब तुम सोचो कितने फैक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 फैक्टर बन रहे हैं। 12 को निगलेक्ट करो, क्यों, 12 तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहने वाला है, 12 कभी भी स्मॉलर देन 0 हो सकता है। 12 तो पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 रहेगा ही रहेगा, तो इसको निगलेक्ट कर दो। ऐसे करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग f dash x put f dash greater than 0, क्या f dash x की वैल्यू 12, x + 2 x -3, ये आ रहा था फैक्टर्स। अब इसमें 12 ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, इसको तो भूल जाओ, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहने वाला है। अब हम बात करते हैं इन दोनों की, ठीक है। जब दो मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 होते हैं तो या तो दोनों ही ग्रेटर देन 0 या तो दोनों ही लेस देन 0 है। तो पहला केस x + 2 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -2, कितना हो जाएगा -2 से लेकर इंफिनिटी, ठीक है, ठीक है। दूसरा x -3 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 3, जो यहां पर ऐसे नहीं आएगा, तो इस x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 3। अब यहां पर नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन 2 से बड़ा, -2 से बड़ा, और यहां पर क्या आ रहा है 3 से बड़ा, 3 से बड़ा। दोनों में कॉमन सॉल्यूशन क्या है, दोनों में कॉमन सॉल्यूशन क्या है, कॉमन सॉल्यूशन बताओ। कॉमन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में आ रहा हो, -2 से बड़ा, 3 से बड़ा, तो दोनों में कौन सा आ रहा है 3 से बड़ा ना, तो इसका आंसर ये होगा 3 से बड़ा। समझ आई ये बात, बताओ ऋषभ, क्लियर है? अब ये केस 1 था जिसके अंदर a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0 ये वाला लिया था। अब a लेस देन 0 और b लेस देन 0 ये लेंगे, x + 2 लेस देन 0, x लेस देन -2, x -3 लेस देन 0, x लेस देन 3। नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन में पहले -2 आता है ना, लेस देन -2 मतलब -2 से पीछे, लेस देन 3 मतलब 3 से पीछे। कॉमन सॉल्यूशन तो दोनों में आ रहा है, ये वाला का पीछे कितना होता है, तो -∞ से -2, ये इंटरवल हो गया डिक्रीजिंग का, और ये इंटरवल था इंक्रीजिंग का। खत्म, क्वेश्चन यही पूछा गया था, इंटरवल निकालो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के। आई समझ?
एक मिनट को आंसर चेक करते हैं। अच्छा सॉरी, मैं अभी खत्म थोड़ी ना कर रहा है, सही कह रहे हो निखिल, सही कह रहे हो। ये तो अभी हम किसका कर रहे हैं, अभी हम टॉपिक किसका कर रहे थे, जब दोनों लेस देन जीरो तो क्या होता है, जब दोनों लेस देन जीरो मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होता है, इंक्रीजिंग। तो ये भी इंटरवल इंक्रीजिंग का है, ये भी इंटरवल इंक्रीजिंग का ही है, भूलो मत ना। इंक्रीजिंग चल रहा है, इंक्रीजिंग के दो केस थे, ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो। पहले ग्रेटर वाला यूज करा, फिर ए लेस देन जीरो, बी लेस देन जीरो। जब दोनों मल्टीप्लिकेशन लेस देन जीरो इसका मतलब तब भी पॉजिटिव ही आएगा आंसर, तो ये वाला फंक्शन भी इंक्रीजिंग का ही हुआ। तो फिर फाइनली इंक्रीजिंग के दो इंटरवल आ गए हैं, वो क्या है, -2 से -इंफिनिटी से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। आई बात समझ? यूनियन का मतलब सेट है, सेट में यूनियन डालते हैं। इसको अगर तुम ये लिखते हैं 3 से इंफिनिटी यूनियन -इंफिनिटी से -2, ये गलत होता। क्यों? तुम अगर एक नंबर लाइन में चल रहे हो तो पहले तुम यहां से आते हो ना, माइनस से जाते हो, फिर आगे पॉजिटिव जाते हो, तो माइनस से पॉजिटिव जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव थोड़ी ना जा रहे हैं हम, उर्दू थोड़ी ना पढ़ते हैं हम, सीधी सी बात, ऐसे ऐसे थोड़ी ना चलोगे। ठीक है, डाउट है? नहीं, सारे को उसके पार्ट्स कर लिए, यस नो सब में आ गया। हाँ, चेक कर लिया आंसर्स। ओपन वन फर्स्ट क्वेश्चन करना है अभी। अब डिक्रीजिंग का, फॉर डिक्रीजिंग कंफ्यूज तो नहीं हो गए? इंक्रीजिंग में दो पार्ट थे, भूल गए थे, वो मैं भूल गया था, एक तो दोनों ग्रेटर देन जीरो, एक दोनों लेस देन जीरो। अब डिक्रीजिंग में क्या होता है, एफ डैश एक्स को लेस देन जीरो पुट करना है। क्या है एफ डैश एक्स? 12 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 लेस देन जीरो। 12 को भूल जाओ क्योंकि 12 तो ग्रेटर देन जीरो है ऑलवेज, उससे तो फर्क पड़ने भी नहीं वाला कुछ। अब x प्लस 2 और x माइनस 3 लेस देन जीरो, तो दो मल्टीप्लीकेशन जब लेस देन जीरो होता है तो या तो a लेस देन जीरो, b ग्रेटर देन जीरो होता है, या तो a ग्रेटर देन जीरो, b लेस देन जीरो होता है। यस और नो? तो दोनों केस लेने पड़ेंगे। पहले ये केस लेते हैं, a लेस देन जीरो, x लेस देन -2, क्या हो जाएगा? अभी रुक जाओ, b ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन 3। क्या जब भी एक सिचुएशन को सॉल्व कर रहे हो तो उनका कॉमन सोल्यूशन लेना होता है। बताओ पॉसिबिलिटी है जो x है वो -2 से छोटा है और जो x है वो 3 से बड़ा है। समझ आ रहा है ना? x -2 से छोटा और x 3 से बड़ा पॉसिबल है, कोई कॉमन सोल्यूशन है? इसका नंबर लाइन बना लेते हैं, ऐसे यहां पर नंबर लाइन बनाते हैं ना, -2 से छोटा 3 से बड़ा, कोई कॉमन सोल्यूशन है? तो यार क्या लिख देंगे, नो कॉमन सोल्यूशन। अब ये वाला केस लेते हैं यार, ये वाला केस तो खत्म ही हो गया। अब ये वाला केस लेंगे, a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0। a यहां पर है x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, x माइनस 3 लेस देन 0, ग्रेटर देन -2 लेस देन 3। कॉमन सोल्यूशन -2 से बड़ा, 3 से छोटा। कॉमन सोल्यूशन क्या है? -2 से 3। तो ये इंटरवल आ गया डिक्रीजिंग का। अब क्वेश्चन खत्म हो रहा है। समझ आ गया निखिल?